कुमार एक्शन मोड में है। अस्पताल से गायब रहने पर निशांत ने पीएमसीएच के प्राचार्य को हटा दिया। अब देखिए, उनका तबादला बेतिया कर दिया गया। निशांत के इस एक्शन पर डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। डॉक्टर का यह कहना है कि बिना शो कॉज नोटिस के उन पर कार्रवाई की गई है और यह बेहद आहत करने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के एक्शन की हर जगह तारीफ हो रही है। पीएमसीएच में निशांत कुमार के एक्शन को देखकर हर कोई हैरान रह गया। जब निशांत अस्पताल पहुंचे तो पीएमसीएच के प्राचार्य गायब थे। डॉक्टर एनपी सिंह बिना छुट्टी लिए गैर हाजिर थे। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप है कि वो अपनी निजी क्लिनिक में इलाज कर रहे थे। इसके बाद निशांत ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नरेंद्र प्रताप सिंह को पीएमसीएच के प्राचार्य पद से हटा दिया और उनका बेतिया तबादला कर दिया गया। निशांत के इस एक्शन की पूरे बिहार में चर्चा होने लगी, लेकिन निशांत की इस कार्रवाई के बाद डॉक्टर एनपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, बिना शोकॉज के उन पर कार्रवाई की गई, ये बेहद दुखद है। संपर्क तक नहीं साधा हमको। मुझे लगता है कि ये पूर्वाग्रह से प्रेरित एक कदम है और हम जैसे लोगों को अपमानित करने का एक बड़ा अच्छा हथकंडा है और तानाशाही का एग्जाम्पल है। सारे लोगों को पता था, आप ऑफिस पे पूछ सकते हैं। वैसे एक बात बता दें हम कि आधिकारिक तौर पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग से कोई भी आदेश प्राचार्य कार्यालय हेतु नहीं था। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह का दर्द गहरा है, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत कुमार के काम की तारीफ की। संजय झा ने कहा कि निशांत बोलते कम हैं, उनका काम बोलता है। निशांत जी बोलते कम है, उनका काम बोलता है। ये उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है और जितनी संवेदनशीलता से अपना विभाग में काम करना शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने निशांत के एक्शन पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो जख्मी होने की वजह से अस्पताल पहुंचने में असमर्थ थे। उन पर एक तरफा कार्रवाई की गई, लेकिन निशांत ने बिना छुट्टी गायब रहने वाले पीएमसीएच के प्राचार्य पर एक्शन लेकर साफ कर दिया है कि उन्हें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। वहीं पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह के आरोपों पर अब स्वास्थ्य विभाग ने जवाब जारी किया है। विभाग ने उनके सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि मंत्री के कार्यक्रम की जानकारी पहले से दी गई थी और स्थानांतरण पूरी तरह से प्रशासनिक फैसला है। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने की भी घोषणा की गई है। 21 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोबारा हुई परीक्षा में लखीसराय में फर्जीवाड़े की साजिश रची गई। परीक्षा के दिन ही 9 फर्जी अभ्यर्थियों समेत 30 लोगों की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया है कि गैंग सक्रिय तो है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी। अब इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए ईओयू ने 12 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं, ये कहावत एक बार फिर नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग की करतूत पर सटीक बैठती नजर आई। तमाम सख्त इंतजामों और चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद सॉल्वर गैंग ने एक बार फिर परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी चाल कामयाब नहीं हो सकी। 21 जून को जब पूरे तामझाम और अभेद्य सुरक्षा के बीच नीट की दोबारा परीक्षा शुरू हुई तो इस शातिर गैंग ने परीक्षा हॉल में सेंध लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन ये भूल गए कि इस बार सामने लोहे की दीवार खड़ी थी। गैंग ने सिस्टम को चकमा देने की हर मुमकिन कोशिश की, पर सुरक्षा इतनी पुख्ता थी कि उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। लखीसराय पुलिस ने परीक्षा के ही दिन गैंग के मंसूबों को तार-तार करते हुए 9 फर्जी छात्रों समेत कुल 30 चीटर को रंगे हाथों दबोच लिया। और अब आपको लखीसराय में गिरफ्तार फर्जी उन 9 छात्रों के नाम बताते हैं जो सॉल्वर गैंग से जुड़े थे और दूसरे छात्र के लिए परीक्षा देने पहुंचे थे। लखीसराय पुलिस ने इन सब की पूरी जानकारी साझा की है।
वास्तविक छात्र सुजित कुमार की जगह मंतोष कुमार परीक्षा देने पहुंचा था, जो न्यू जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमबीबीएस के चौथे साल का छात्र है। जबकि प्रभात अमन की जगह एएनएम एमसीएच गया जी के एमबीबीएस चौथे साल का छात्र विवेक कुमार परीक्षा देने पहुंचा था। ऐसे ही शुभम कुमार वर्मा की जगह हिमांशु कुमार, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना का फर्स्ट ईयर का छात्र है। ईशान सिंह की जगह सौरभ जीझा, जो रायबरेली एम्स का एमबीबीएस चौथे साल का छात्र है, वो परीक्षा देने पहुंचा था। जबकि मधुप्रिया की जगह पूनम कुमारी, अक्षत दुबे की जगह अमन अग्रवाल, निरंजन की जगह रोशन कुमार, नंदिनी राज की जगह चंचल कुमारी और राहुल कुमार प्रिंस की जगह जितेंद्र कुमार, जो पटना एनएमसीएच का छात्र है, वो परीक्षा देने पहुंचा था। और इन सब की गिरफ्तारी परीक्षा के दिन ही की गई थी। लखीसराय जेल में बंद चंचल कुमारी ने अपने भाई के साथ बातचीत में बड़ा खुलासा किया है। चंचल को एक छात्रा नंदिनी राज की जगह परीक्षा में बैठने को कहा गया था और वो पीएमसीएच में एमबीबीएस चौथे साल के छात्र राजन के बुलावे पर ओडिशा से आई थी। देखिए चंचल ने क्या कुछ खुलासा किया। चंचल ने भाई शंभू कुमार को जानकारी दी। सॉल्वर गैंग ने सिस्टम में सेंधमारी की। बायोमेट्रिक में पैड से परीक्षा तक पहुंच गया गैंग। पीएमसीएच के राजन ने चंचल को लखीसराय भेजा। राजन पीएमसीएच में फोर्थ ईयर का एमबीबीएस का छात्र है। राजन की दोस्ती पीएमसीएच में ही मयंक से थी। पहले बायोमेट्रिक में मदद के लिए कहा गया। लखीसराय जाने पर परीक्षा में बैठने को कहा गया। नंदिनी राज की जगह परीक्षा में चंचल बैठ गई। मयंक का संपर्क बायोमेट्रिक वालों से था। लेकिन चंचल भी जब जेल पहुंची तब उसे पता चला कि प्रशासन ने सुरक्षा को बिल्कुल चक्रव्यूह की तरह गढ़ रखा था। भले ही गैंग की कोशिशें नाकाम हो गईं, लेकिन इनके दुस्साहस का इलाज करने के लिए अब सरकार ने भी कमर कस ली है। इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने एक जंबो एसआईटी का गठन कर दिया है। अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एडीजी जो है उन्होंने एसआईटी का एक गठन किया है और ये एसआईटी जो है वो डीआईजी के नेतृत्व में गठन किया गया है। आपको बता दें कि इसमें कुल 12 लोग जो है एसआईटी की टीम बनाई गई है और ये तमाम 12 लोग एसआईटी की टीम जो है वो मिल करके री एग्जाम में हुए जो धांधली है, जो फर्जीवाड़ा है, उसकी पूरी जांच जो है वो अब करेंगे। आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के डीआईजी के नेतृत्व में 12 सदस्यों की यह हाईटेक टीम अब इस फर्जीवाड़े से जुड़े एक एक सेटर की कुंडली खंगाल रही है, ताकि ऐसे ढीठ और बेशर्म अपराधियों को ये समझ आ जाए कि कानून के हाथ उनकी सोच से भी ज्यादा लंबे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर रांची का रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और विवाद एक बार एक दूसरे के पूरक रहे हैं। 2 दिन पहले सीआईडी की दबिश और फिर उसके बाद निदेशक के इस्तीफे का मामला शांत भी नहीं पड़ा था कि पूर्व निदेशक के वायरल हो रहे गोपनीय पत्र ने स्वास्थ्य विभाग में जारी दबाव की राजनीति का खुलासा कर सियासत को गरमा दिया है। विपक्ष जहां इसे लेकर सरकार पर हमलावर दिख रहा है, तो सत्ता पक्ष के पूर्व निदेशक पर ही आरोप लगा दिया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रांची का रिम्स, विवाद इस अस्पताल का पीछा छोड़ता नहीं दिख रहा। रिम्स में फर्जी एडमिशन और टेंडर घोटाले को लेकर सीआईडी की दबिश का मामला अभी शांत भी नहीं पड़ा था कि रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने इस्तीफा देकर मामले को और भी गर्मा दिया। और अब इस्तीफा देने से पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को लिखा उनका गोपनीय पत्र वायरल हो रहा है। 8 जून को लिखे 22 पॉइंट्स वाले पत्र में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर मानसिक उत्पीड़न और लगातार दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में दावा किया गया है कि गवर्निंग बॉडी की बैठक में उन पर अवैध भुगतान का दबाव बनाया गया और बाद में उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्होंने शो कॉज, जांच और अन्य प्रक्रियाओं के जरिए लगातार परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया।
तत्कालीन रिम्स निदेशक ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा था। शासी परिषद की बैठक में उन्हें हटाने के प्रस्ताव लाए जा रहे थे। इसके साथ साथ कई अन्य फाइलों पर सिग्नेचर की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन इन तमाम चीजों पर भी जब कोई असर नहीं दिखा तो फिर रिम्स के निदेशक ने अपने पद से त्याग पत्र दिया है। रिम्स के निदेशक पद से डॉक्टर राजकुमार का इस्तीफा और वायरल हो रहा गोपनीय पत्र सियासी बयानबाजी का भी मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी ने ईमानदार और दलित अधिकारी को परेशान कर इस्तीफा देने पर मजबूर करने का आरोप लगाया। वहीं जेएमएम ने पलटवार करते हुए पूर्व निदेशक की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस ने पूरे मामले के केंद्र में रहे स्वास्थ्य मंत्री का बचाव किया। दुर्भाग्य है ये, इन्हें तो खुद इस्तीफा देना चाहिए और माननीय हेमंत सोरेन जी को चाहिए कि ऐसे अकर्मण्यशील अधिकारी और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखने वाले स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए। ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय था, निजी निर्णय था, किसी ने कंपेल तो नहीं किया, इस्तीफा दिया, कारण वो बताएं। अगर जांच पड़ताल को इस्तीफा का कारण मानते हैं तो क्या जांच पड़ताल ठप हो जाए, रुक जाए? जांच की गई सीआईडी के द्वारा गलत तरीके से नामांकन को लेकर के, टेंडर प्रक्रिया को लेकर के, और ऐसे में रिम्स निदेशक का इस्तीफा दिया जाना, उनको जांच एजेंसियों के समक्ष स्थिति को स्पष्ट रखना चाहिए था। रिम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बीच कई बार भिड़ंत हो चुकी है। पूर्व निदेशक ने स्वास्थ्य मंत्री पर टेंडर को लेकर जबरन दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ने नाराजगी जताते हुए उन्हें पद से हटा भी दिया था, लेकिन कोर्ट के हस्तक्षेप से उनकी पद पर बहाली हुई थी। अब इस्तीफा देने के बाद सरकारी दबाव से स्वतंत्र डॉक्टर राजकुमार का गोपनीय पत्र स्वास्थ्य महकमे में दबाव और उत्पीड़न के आरोपों की पोल खोल रहा है, जिसके बाद सियासी गर्माहट और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और पलामू में फिर एक बार झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से नवजात की मौत हो गई है, जिसके बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया है। ये मामला लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के ढेला गांव स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल का है। देखिए, आरोप यह है कि अस्पताल संचालक और कथित झोलाछाप डॉक्टर विकास कुमार कुशवाहा की लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान एक नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्वास्थ्य सहिया अंजू देवी बेहतर इलाज का भरोसा देकर उन्हें कमीशन के लालच में आशीर्वाद हॉस्पिटल लेकर गई थी। प्रसव के दौरान बेहतर इलाज के अभाव में नवजात की मौत हो गई। अब आरोप यह है कि अस्पताल में पहले भी कई नवजात और प्रसूता की मौत हो चुकी है। इस नर्सिंग होम को पूर्व में भी यानी कि पहले भी सील कर दिया गया था, मगर सिविल सर्जन की मेहरबानी से नाम बदल कर एक बार फिर से इसको लाइसेंस दे दिया गया। अब घटना की जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन पर जांच के नाम पर खानापूर्ति का आरोप लग रहा है। वो ऑपरेशन किया, वो टाइम भी हम लोग ने नहीं बताया। ऑपरेशन जो किया था, कौन किया था? डॉक्टर का नाम बताया गया था आपको? डॉक्टर नहीं कोई भी नहीं बताया हमको। डॉक्टर के देखो नहीं कि हम नहीं किया हम लोग ने। डॉक्टर कौन सा था? हमने आप लोग नहीं देखे कि कौन डॉक्टर आए और कौन और जो है कौन ऑपरेशन किए? अंदर कोई किसी को जाना नहीं दिया तो। अच्छा, यही लोग था? हाँ, चौकड़ा सही है। ठीक है। तो वो बोली कि चलो, तो यहाँ कागज पत्र मम्मी पापा हम मेरा देने लगे ना। कहाँ पे? यहाँ पर दिए आशीर्वाद हॉस्पिटल में। आशीर्वाद हॉस्पिटल में? तो वो लोग से कहे कि आप हम इनके नहीं भर्ती करना है। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जितना चेक जांच सब करे हैं उतना पैसा दीजिए, 2800 रुपया। नहीं दीजिएगा तो नहीं कागज पत्र देंगे आप लोग के यहाँ। उधर चाईबासा में मिले मोटार शेल को सेना के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर बड़ा खतरा टाल दिया है। मोहनपुर थाना क्षेत्र के सोनपोखरी गांव में मंगलवार को खेत में 2 फीट लंबा और करीब 30 किलो वजन का पुराना मोटार शेल मिला था। पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से मोटार शेल को गांव से बाहर निकालकर खोदे गए तालाब में रखा गया था, जिसकी सुरक्षा बल की टीम 3 दिनों से निगरानी कर रही थी, जिसके बाद आज भारतीय सेना की BDDS टीम ने मौके पर पहुंचकर इसे डिफ्यूज कर दिया। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की, वो भी जमुई से। झाझा शहर में देखिए, मुहर्रम जुलूस के दौरान शुक्रवार रात गांधी चौक के पास में 2 जुलूस आमने सामने आने से तनाव की स्थिति बन गई। पुरानी बाजार और गोगाकुरा गांव के लोगों के बीच में यहां पर कहासुनी हुई, विवाद हुआ और उसके बाद ही
मारपीट में ये विवाद बदल गया, पथराव शुरू हो गया। घटना में कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और कई लोग घायल भी हुए। 3 घायलों को झाझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है। दोनों ओर से हालांकि जमकर पथराव हुआ। तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस बलों की वहां पर मौजूदगी दिखाई दी। पहले से भी पुलिस मुस्तैद थी और इसी वजह से बहुत जल्द यहां पर जो घटना घटी थी, मामले को शांत कराया गया और एक बार फिर से शांति बहाल की गई। अगली बड़ी खबर दानापुर से है, जहां फुलवारी शरीफ इलाके में मुहर्रम ताजिया जुलूस के दौरान शुक्रवार को हंगामे और अफरा तफरी की स्थिति बन गई। जुलूस के दौरान कुछ लोगों के द्वारा मारपीट और उपद्रव की घटनाएं सामने आई है, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात फुलवारी शरीफ थाना के दारोगा गोपाल मिश्रा भी शामिल हैं, जिनका इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार जुलूस के दौरान कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति बनी और कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। घटना के बाद इलाके में पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो फुलवारी शरीफ की ये घटना है, जहां ताजिया जुलूस के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। स्थिति हंगामे में बदल गई। दोनों तरफ से जमकर हंगामा हुआ। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जो बीच बचाव कर रहे थे। और बताया ये जा रहा है कि ताजिया जुलूस के दौरान ये हंगामा हुआ। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान लाठी डंडे भी चले। दरवाजा पर अखाड़े का दिन है, वहाँ पर आए, मेरा बड़ा सा दरवाजा हम अपने से खोल के पेशाब कर रहा है। रहते तमीज नहीं रहे, बड़ा ऐसे खोल के देखा उन्हें तेरे खाली हम बक के लगे कि तेरी माई बहन ना है। वैसे में आया पूरा एक्शन मार दीस में पहने हुए थे नोट दिस कान में डंटली ये था, यहाँ टेटर पूरा हो गया, सिर में भी लगे कहीं लगा है। देखिए सब हाथ देखिए, यहाँ का पूरा लीला हो रहा है। ये औरत तुम के काम में मतलब हम जा रहे थे तो हमको मारा गया है और मारने वाला है आमिर, रंजू, आमिर बेली, गुलजार और आसिफ और भी लोग थे, लेकिन नाम नहीं याद है। बस ये याद है हमको मारा गया है। तभी हम यहाँ हैं पट्टी मलम कराने। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे घर जी, पकड़ के मतलब बिन फालतू में मारने लगा। और अब बात करते हैं केंद्र सरकार की अपना घर योजना की। बहरागोड़ा से लेकर रांची के बीच करोड़ों की लागत से यहां पर 65 ड्राइवर रेस्ट सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन आज भी उन पर ताला लटका हुआ है। टोल टैक्स की वसूली लगातार जारी है। ट्रक ड्राइवर हाईवे किनारे ट्रकों के नीचे और केबिन में रात गुजारने के लिए मजबूर हैं, जिसे देखकर अब सवाल उठ रहा है कि जब सुविधा नहीं देनी थी तो करोड़ों रुपए खर्च क्यों किए गए? आखिर ड्राइवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? करोड़ों खर्च फिर भी ड्राइवर बेघर। अपना घर योजना पर लटके ताले। हाईवे किनारे रात काटने को मजबूर ड्राइवर। ये पिकनिक नहीं, मजबूरी की तस्वीर है। बड़ा सवाल, NHAI लापरवाह या सिस्टम नाकाम? जान जोखिम में डालकर ट्रक के नीचे खाना बना रहे हैं ड्राइवर। पहली नजर में आपको लग सकता है कि ये लोग सफर का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। ये उन ट्रक ड्राइवरों की मजबूरी है जिन्हें करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए ड्राइवर रेस्ट सेंटर बंद होने की वजह से सड़क किनारे ही खाना बनाना, आराम फरमाना और रात तक गुजारनी पड़ रही। ये तस्वीरें झारखंड की लाइफलाइन NH-33 की है, लेकिन इन तस्वीरों में सबसे बड़ा सवाल छिपा है करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए अपना घर ड्राइवर रेस्ट सेंटर, लेकिन हर सेंटर पर ताला लटका है। बहरागोड़ा से रांची तक करीब 65 रेस्ट सेंटर तैयार हैं, मगर सालों बाद भी इनमें एक भी ड्राइवर आराम नहीं कर पा रहा। योजना का मकसद था लंबी दूरी तय करने वाले ट्रक चालकों को सुरक्षित ठहरने, शौचालय, स्नान और आराम की सुविधा मिले, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ड्राइवर आज भी ट्रकों के केबिन, ढाबों या फिर सड़क किनारे रात गुजारने को मजबूर हैं। हाँ, गाड़ी नीचे बनाते खाते हैं, रूम बंद रहता है। हाँ, रूम बंद रहता है, आते या जाते एनी टाइम बंद रहता है। अब लगभग जब से रोड बना तब से बंद ही है। ये योजना अच्छा था, मगर योजना का यूज हुए तब तो। सवाल सिर्फ सुविधा का नहीं, सवाल जान का है, क्योंकि दूसरे राज्यों से आने वाले हजारों ट्रक ड्राइवर मजबूरी में हाईवे किनारे ट्रक खड़े कर आराम करते हैं। यही वजह है
कि कई बार पीछे से आने वाले वाहन खड़े ट्रकों से टकरा जाते हैं और बड़े हादसे भी हो जाते हैं। अब इस मुद्दे ने कानूनी मोड़ भी ले लिया है। ट्रक ट्रेलर संगठन ने केंद्रीय मंत्री से रेस्ट सेंटर जल्द शुरू कराने की मांग की है। 68 रेस्ट हाउस बने हुए हैं और वहाँ ड्राइवर को गाड़ी खड़ा करना पर सब रेस्ट हाउस पे इन्होंने ताला लगाया हुआ, वहाँ कोई बंदोबस्त नहीं है, वहाँ पानी का एक घड़ा तक नहीं रखा गया है। झारखंड उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेनी चाहिए और नितिन गडकरी को विशेष करके ध्यान देनी चाहिए और जो लोग इस पर लापरवाही बरते उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती एनएचआई और अगर हाईकोर्ट संज्ञान नहीं लेते तो इसमें PIL फाइल करेंगे। मैं पूरे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट। रांची से बहरागोड़ा तक NH-33 पर हर दिन करीब 28 से 30 हजार भारी गाड़ियां गुजरती हैं। ड्राइवरों के लिए महज 110 रुपये प्रतिदिन में ठहरने की सुविधा देने का दावा किया गया था, लेकिन आज तक एक भी रेस्ट सेंटर चालू नहीं हो सका। करोड़ों रुपए की योजना बंद पड़ी है और ड्राइवर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। अब सवाल उठता है कि 65 रेस्ट सेंटर बने लेकिन खुले क्यों नहीं? जब टोल टैक्स पूरा वसूला जा रहा है तो फिर सुविधा क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही NHAI की नींद खुलेगी? रेस्ट रूम में ताला लगा हुआ, ताला भी पूरी तरह से जंग खा रहा है। तो आप समझ सकते हैं केंद्र सरकार ने योजना की तो शुरुआत कर दी, मगर विभाग की लापरवाही के चलते ये पूरी तरह से कबाड़ होता जा रहा है। मगर अब देखना यह है कि NHAI इस खबर के बाद उन अधिकारियों की आंख खुलती है और कब तक इस जो योजना धरातल पर उतारी गई है उसकी शुरुआत की जाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चलिए बड़ी खबर गढ़वा से है, जहां दूषित खाना खाने से छात्राएं बीमार हुए हैं। 100 से ज्यादा छात्राएं बीमार हो गए हैं। सरकारी अस्पताल में इनका इलाज जारी है। विद्यालय प्रबंधन की यहां पर लापरवाही दिखी है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की ये घटना है। तो बड़ी खबर गढ़वा से, जहां सरकारी अस्पताल में इन सभी का इलाज जारी है। 100 से ज्यादा छात्राएं बीमार हुई हैं। दूषित खाना खाने के बाद ये सभी बीमार हो गए। मुजफ्फरपुर से इस वक्त एक खबर मिल रही है। ट्रांसफार्मर की चिंगारी से दुकान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। देखिए, मंझौलिया के शिवपुरी मोहल्ले की यह घटना है। बिजली विभाग पर अब लापरवाही का आरोप लोग लगा रहे हैं। बिजली काटने के लिए लोगों ने फोन किया था और जूनियर इंजीनियर ने फोन नहीं उठाया। बाद में दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की ये घटना, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर की चिंगारी की वजह से एक दुकान में आग लगी और आग लगने की वजह से यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि ये जो पूरी दुकान है वो जलकर राख हो गई। मंझौलिया के शिवपुरी मोहल्ले की घटना है और यहाँ पर लोग दरअसल शिकायत कर रहे हैं कि जब बिजली विभाग में फोन किया गया डिपार्टमेंट पे और यहाँ पर जूनियर इंजीनियर ने फोन नहीं उठाया। उधर पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता अर्जुन सिंह अपने गृह जिला भोजपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पटना से आरा आने के दौरान कुल्हड़िया टोल प्लाजा के पास हजारों कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ उनकी अगवानी की। इसके बाद आरा के एक होटल में उनके सम्मान में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां अर्जुन सिंह ने कहा कि अपने गृह जिले में आकर और लोगों से इतना प्यार पाकर वे बेहद भावुक और खुश हैं। बंगाल में नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने 140 बरस पहले परिवार के लोग बंगाल में गए थे रोजी रोटी के लिए और धीरे धीरे राजनीतिकरण हुआ। राजनीतिक से वहाँ हित हुए। हमारे दादा परदादा सब लोग वहाँ थे और हमारे फादर के समय से हम लोग राजनीति में आए। फादर भी 3 बार विधायक रहे, चेयरमैन रहे, मैं भी 4 बार विधायक रहा, बेटा भी 3 बार से विधायक है, 2 बार चेयरमैन रहा, MP रहा, इस बार मंत्री भी हुआ हूँ, 5 बार चुनाव जीतने का। तो अपनी मिट्टी पर आने से अच्छा तो लगता ही, अच्छा नहीं। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। देखिए, बिहार में मानसून की स्थिति इस बार अलग अलग देखने को मिल रही है। राज्य के कई इलाकों में मानसून पहुंच चुका है, जबकि दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में लोग अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, बारिश नहीं होने से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर पशु पक्षियों पर भी दिख रहा है। नवादा में इस साल साइबेरियन पक्षियों की संख्या काफी कम पहुंची। जानकारों का यह कहना है कि समय पर मानसून नहीं आने से इन पक्षियों का आगमन भी प्रभावित हुआ है।
शेखपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का असर अब गांव में दिखने लगा है। अरियारी प्रखंड के मौलानगर गांव के लोगों ने इस अभियान से प्रेरित होकर अपने खेतों और घरों के आसपास पौधे लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि यह अभियान पर्यावरण बचाने के साथ मां के प्रति सम्मान दिखाने का भी एक अच्छा माध्यम है। लोगों ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का संकल्प भी लिया। ये मौलानगर गांव हम आपको दिखा रहे हैं, जो मौलानगर गांव की पहचान ही हरियाली गांव के नाम से जाना जाता है। सभी घरों में पौधा लगाया गया है, वृक्षदार पौधा हो या फलदार पौधा हो, सभी तरह के वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं, जिसमें पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान रखा गया है। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि जो किसान गांव में पौधा नहीं था तो लोग ताड़ के पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के पास बैठे हुए रहते थे। हम लोग को लगा कि फलदार वृक्ष हम लोग लगावे क्यों नहीं गाँव में। इस तरह से हम लोग पूरे गाँव वासी का मन बना कि नहीं फलदार वृक्ष लगाते हैं, जिसमें आम है, जामुन है, कटहल है, नींबू है, लीची है और तूत है। इस तरह से हम लोग लगाए हैं, हरा भरा है। देख रहे हैं अभी जो कि पर्यावरण का नज़ारा इतना सुंदर दृश्य शेखपुरा जिला में कहीं नहीं मिलेगा। मौलानगर गांव लगभग पेड़ लगाए होंगे, लगभग 25,000 से 30,000 के बीच में पौधा लगा चुके हम लोग पूरे गाँव। पटवन के लिए क्या किया? पटवन के लिए हम लोग गोबर गैस लगाए अपील है और जिला प्रशासन का भी अपील है कि गांव-गांव में इस तरह का हरियाली योजना को धाता पर उतारा जाए, ताकि आम लोगों को भी स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित हो रह सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा।